गुड, थैंक यू। टॉपिक का नाम आप लोग लिख लीजिए। टॉपिक क्या है आपका? विधायी प्रक्रिया या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। चलिए ठीक है, ये नो आपने हेडिंग दे दिया क्या? अब आप कुछ वर्ड सुनते होंगे ना पार्लियामेंट के, जैसे अभी भी 2-3 बिल पास हुए, बिल, रिजोल्यूशन और मोशन। मोशन जिसमें आप पढ़ चुके हो प्रीवियसली क्लास में, रिजोल्यूशन समझेंगे अभी, और बिल जो है जब पास होके लागू हो जाता है तो ये एक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल पास होने के बाद क्या कहलाता है जी? कोई तो बता दो, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है सबको। एक्ट एक्ट होता है, वही चीज आपको समझना है। ठीक है, तो बिल और एक्ट में बात समझ में आ गई। जब तक वो पार्लियामेंट में धक्का मुक्की होगा उसके साथ, तब तक वो बिल है, फिर उसके बाद में वो पार्लियामेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए, ये जो बिल है या कुछ भी आता है पार्लियामेंट में बिल के रूप में, उसमें से दो बिल के टाइप हो जाते हैं। एक हो जाता है प्राइवेट मेंबर बिल या प्राइवेट बिल, और दूसरा होता है पब्लिक बिल। प्राइवेट बिल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये बिल जो है प्राइवेट मेंबर के द्वारा ये पास किया जाता है। और पब्लिक बिल वो होता है जो एक गवर्नमेंट नहीं कहते हैं कि मेजोरिटी में गवर्नमेंट है और वो सोच रही है किसी बिल पे लाने के लिए, तो वो पब्लिक बिल हो जाता है। इट मींस कि जो सरकार जिसकी है वो कोई बिल लाए तो उसको पब्लिक बिल कहेंगे, या फिर इसका नाम हो जाएगा गवर्नमेंट बिल। ठीक है ना? और ये हो जाता है प्राइवेट बिल। जिसे कोई एक, जैसे डॉक्टर शशि थरूर ने मान लो या मनोज तिवारी ने कोई एक अपना बिल लगाया बिना किसी कंसल्टेशन किए, उनको मन है कि एक बिल पास किया जाए, तो ये हो जाएगा प्राइवेट बिल। और पब्लिक बिल जो आप रेगुलर वे में अभी सुनते होंगे। लिख लिया सबने? तो काइंडली डन लिख देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स और जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। अगला जो पॉइंट लिखना है कि इसमें भी ध्यान रखना है 2-3 चीजें। एक तो होता है ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। दूसरा क्या होता है? मनी बिल। तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल। और फिर एक और टाइप हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये 4 टाइप के जो बिल हैं लिख के काइंडली हमें डन लिख दीजिएगा ताकि मुझे टाइम से पता चल जाए। सर फोर्थ में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जैसे एक था हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, कौन सा बिल आया था? 42nd अमेंडमेंट मान सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रोविजन कमेंट करना हो, 10% रिजर्वेशन हो गया, ये सब। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आपको लिखना है, कोई भी बिल हो इसके 3 रीडिंग होते हैं, 3 बार उसे रीड किया जाता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। ठीक है, देखिए इससे ज़्यादा डिटेल में है चीज़ें, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बोझिल हो जाएगा और बहुत लंबा चला जाएगा। जब 3 रीडिंग हो जाता है, यानी कि 3 बार इसे संसद में प्रस्तुत करके अलग अलग इसमें काम किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब जितनी बार भी रीडिंग हो सबके समान प्रोसेस, वैसा नहीं है। ठीक है, जब 3 रीडिंग हो जाएंगे तब इसको प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है और इस बिल को पास कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट के बिल पास्ड आफ्टर प्रेसिडेंट सिग्नेचर। किसके सिग्नेचर के बाद? प्रेसिडेंट सिग्नेचर। सबको क्लियर है? चलिए कुछ चीजें और आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि ये तो हो गया एक सदन में, आपने 3 रीडिंग किया, बिल को दूसरे सदन में भेज दिया। सेकेंड सदन कोई भी हो सकता है, अगर लोकसभा में पहले पेश किया गया है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा में। तो मान लीजिए आपने दूसरे सदन में भेजा, वो 2 काम कर सकती है, या तो उस बिल को पास कर दे या फिर उसको रोक ले और उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करे, या फिर बिल को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, और चौथा एक रास्ता है, उसको ना रिजेक्ट करे ना एक्सेप्ट करे, नो रिजेक्ट, नो रिजेक्ट, नो रिजेक्ट नॉर एक्सेप्ट। ठीक है, आपको बस ये सुनना है, समझना है। बट इसमें से जो भी कुछ करेंगे, वो चूंकि सरकार मेजोरिटी में रहती है तो ये सब में दिक्कत होती है, तो लगभग पास ही करा दिया जाता है किसी भी तरीके से। अब जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मनी बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल का हमने देख लिया है, मनी बिल का आर्टिकल तो आपको याद होना ही चाहिए। मनी बिल आर्टिकल क्या है जी? 110। ये डिफिनीशन ऑफ मनी बिल है। ये क्या है? डिफिनीशन है, इसको लिख लेना, यही आता है आपके एग्जाम में। इसके कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होते हैं, जैसे मनी बिल कभी भी लोकसभा में शुरू किया जाएगा, नेसेसरी है। स्टार्ट इन लोकसभा ऑलवेज हो, ये याद रखना है, ऑलवेज ये होता है। और राज्यसभा को, राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती है। राज्यसभा हैज नो पावर इन दिस मैटर। राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, यानी कि सर राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है ना, 14 मनी दिन बिल को। तक ही रोक सकती है। उससे बाद भी अगर वो नहीं भेजे तो ये पास मान लिया जाएगा, अगर भेज दे तब भी पास मान लिया जाएगा। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो आप समझ गई। कुछ विशेष नहीं है, जैसे ऑर्डिनरी बिल में होता है कि उसे रिजेक्ट कर देंगे, ना रिजेक्ट किए ना एक्सेप्ट किए, ये सब बातें इसके साथ नहीं होंगी। ठीक है ना?
कहने का मतलब जो था वो वही था। ठीक है जी, क्लियर है दिमाग में? यस सर। अब एक चीज यहाँ बार बार पूछा जाता है, अगर कोई भी बिल आपने लाया और उसको सरकार कह रही है कि ये मनी बिल है, तो अगर क्वेश्चनिंग हो कि ये मनी बिल है कि नहीं है, अबाउट मनी बिल और नॉट, मनी बिल है और नहीं, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? किसी को पता है क्या? सर स्पीकर। स्पीकर इज द हेड इन दिस मैटर। स्पीकर इसे फाइनल करते हैं। जीएसटी के केस में आपने देखा होगा। मनी बिल की खासियत होती है कि वो प्रेसिडेंट के क्या कहते हैं उसे, एडवाइस के बाद ही लाया जाता है और लोकसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन लोकसभा, काइंडली लिख लीजिएगा। राज्यसभा कैन होल्ड फॉर 14 डेज। क्या लिख सकते हैं? राज्य सभा कैन होल्ड फॉर 14 डेज। ये ना रिजेक्ट कर सकते हैं ना उसमें अमेंड कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ उसने सुझाव दिए, तो सुझाव को मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है। अगर मान लिया तो वो बिल वैसे भी पास हो जाता है, नहीं माना तब भी पास हो जाएगा। कुल मिला के क्लियर है चीज है ना। कोई रिकमेंडेशन अगर राज्यसभा देती भी है तो उसे मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है। तो ऑल इन ऑल इसमें पावर किसको ज्यादा है? अगर मान लो 14 दिन तक, अगर इफ नॉट सेंट बैक, इफ नॉट सेंट बैक इन 14 days, then it deemed as a pass. It deemed as a passed act. इसको पास मान लिया जाएगा। मनी बिल की एक और खासियत है, इसे कोई मिनिस्टर ही प्रेजेंट करता है। ओनली प्रेजेंट बाय मिनिस्टर। अब क्योंकि इसमें ज्वाइंट सीटिंग का कोई स्कोप नहीं होता है, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट होना ही नहीं है। नो स्कोप फॉर ज्वाइंट सीटिंग। किसी का छूटेगा तो बता देगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा। नोट्स संकेत सबसे ऑनेस्टली भेजता है, उपासना तिवारी आपको भी सेंड करना है। इसको स्पीकर की सर्टिफिकेशन चाहिए, मैंने बताया ही था कि स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है। अगर ये डिफीट हो गया, इफ डिफीटेड देन इट मीन्स, अगर यही बिल हार जाता है तो इट मीन्स फॉल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
सब लोग सुन रहे हैं कि सो गए? तो सबके लिख लिए हो तो भाई बता दो, फिर आगे बढ़े। पिछली बार ये था। कुल मिला के ये चीज़ें समझ में आ गई, मनी बिल क्यों इम्पोर्टेंस है इसका। अब एक चीज़ वो आप लोग सुनते होंगे, कभी कभी ज्वाइंट सिटिंग भी हो जाती है। ज्वाइंट सिटिंग, ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस क्यों जरूरी है? अब जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो बीजेपी ने कोई बिल लाया और इन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये पूरे जनता को फायदे में देगी, और राज्यसभा में, चूंकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका आपको पता ही है, आपने वीडियो देखा होगा तो कैसे सिलेक्शन होता है, वो अलग अलग पार्टी से होते हैं, तो वो डिसअग्री कर जाते हैं। हाँ, ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल है 108, वो डिसअग्री कर जाते हैं कि हमें भाई ये बिल नहीं पास करना है। सरकार को लगता है कि ये बिल पास करना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट जो है इसका बुलावा करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। पहली चीज, डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेस, इसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला तो उसने रिजेक्ट कर दिया बिल, दूसरा हो जाएगा जो अमेंडमेंट हुआ उससे पूरे डिसएग्री हो गए, और तीसरा हो जाएगा 6 मंथ्स लैप्स्ड। अगर मान लो लोकसभा से कोई बिल निकला था और यहाँ 6 महीने हो गए, उस पर कोई सुनवाई राज्यसभा के द्वारा नहीं हुई, तो ये हो गया तीन कारण ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का। तो ये ज्वाइंट सिटिंग कौन सम्मन करता है? लिख लो पहले आप लोग, नहीं तो लिख लो तीनों सिचुएशन लिख लो। डिसएग्रीमेंट, 6 मंथ्स बिल। प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सम्मन बाई प्रेसिडेंट लिख लेना। सम्मनिंग होता है यानी कि बुलावा भेजना, सम्मन बाई प्रेसिडेंट। Sir, the speaker presides over the meeting. यस, एंड वो भी बता रहा हूँ अभी। इफ स्पीकर इज नॉट प्रेजेंट देन, इस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? प्रिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं रहेंगे तो Deputy Speaker. डेप्यूटी स्पीकर। और ये भी नहीं रहे तो पैनल ऑफ स्पीकर रहता है। पैनल ऑफ स्पीकर रहते हैं 10 लोग, उसमें उसमें से किसी एक को भेज दिया जाएगा कि आप जाइए और ये करिए, इसको लीड करिए। लेकिन इसमें राज्यसभा के चेयरमैन के कोई भी मेंबर इसमें नहीं बन सकते हैं, यही याद रखना है आपको। अब देखिए इसमें ये भी लिमिटेड हो गया ना, मनी बिल में ये ज्वाइंट सीटिंग की जरूरत ही नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये लागू ही नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आपको दोनों जगह से पास करना पड़ेगा। ठीक है, और मनी बिल में आपने देख लिया है पहले ही, अगर फाइनेंशियल बिल होगा और ऑर्डिनरी बिल होगा तभी ये लागू होगा।
नॉट अप्लीकेबल इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलिए, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था वो था बजट। बजट जो है एक फ्रेंच वर्ड है, और बजट के बारे में डिटेल वीडियो मैंने दिया भी था। ये बजट जो है ये आर्टिकल 112 में है। इसका एक और नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वर्ड इत्तेफाक की बात है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहते हैं, या आम बोलचाल की भाषा में ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। आर्टिकल 112। बजट क्या होता है, अगर हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो उसमें मैं बताऊंगा। इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, कहाँ से पैसे आए और कहाँ उसे खर्च करने हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मेनली इसमें होते हैं। ठीक है, आप एक्सपेंडिचर में कैपिटल है या फिर लोकल है, ये सब अपना, ये सब आपको जानना भी नहीं है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, 2017 में रेलवे बजट को अलग किया गया था। ठीक है, ये सब चीजें लिख लीजिएगा, रेलवे बजट डिसोसिएट या अलग किया गया था, लिख लीजिए। चलिए, आप लोगों को होमवर्क मैं देता हूँ एक। कुछ साल पहले बजट जो है अप्रैल महीने में या मार्च के लास्ट में आता था, अब जो है फरवरी में आता है। तो कितने तारीख को अभी प्रस्तुत किया जाता है, तारीख बताना है। अभी नहीं बताना भाई, पढ़ लिख के सर्च करके बताना इस बार का बजट कितने तारीख को आया था। ठीक है, ये आपको ग्रुप में बताना है, अभी भी लोग वहां पहुंच नहीं रहे हैं। मेनली बजट से देखिए, बजट में बहुत सारी चीजें अभी हैं जो आपको जाननी चाहिए, लेकिन आप लोग थोड़े और बड़े हो जाओगे या बहुत डिटेल स्टडी फॉर यूपीएससी, आईएएस एंड स्टेट पीसीएस की जब तैयारी करोगे तो मे बी यू हैव टू नो कि क्या सारे प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, क्या फैसिलिटेशन है, कैसे कैसे चीज़ें वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। बट इतना आपको जानना है। ठीक है, इसके अलावे आपको ज़्यादा जानने से कुछ विशेष फायदा नहीं होगा, टाइम किल होगा अभी के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो डन लिख लिया आपने, या छूटा हुआ है किसी का? चमड़े का थैला बजट का मीनिंग होता है। ठीक है जी, माई राइट, यस, चमड़े का थैला ही आर्टिकल 148
आर्टिकल 148 कहाँ से आ गया? कंट्रोल कैग का है वो ना, वो कैग का है, कैग 148 जो है वो कैग का है। चलिए, आपने जो 2 पार्लियामेंट की वीडियो देखी थी उसमें मैंने बताया था कि स्पीकर या लोकसभा और राज्यसभा के लोगों का चुनाव कैसे होता है, कितने लोगों ने देखा है? फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे, श्रेया यादव, दोनों वीडियो कितने लोगों ने देख लिया है? हमें लगता है 2-3 लोगों ने देखा है। तो ये पार्लियामेंट का जो आज सीरीज है ना, ये आज खत्म हो गया। जो छोटी मोटी चीजें हैं वो मैंने पहले बता दी हैं। तो आई थिंक वो अगर नहीं देखा है आपने तो उसके देख करके उसके नोट्स बना लो और इन सब नोट्स को एक जगह कर लो, तो आपका पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो किसी के साथ तो आप हमें पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है किसी का? सर विनियोग विधेयक क्या होता है? विनियोग, विनियोग तो सुना सुना सा है हिंदी में। जो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए यूज होता है। उसको कहते हैं, अरे मैं दिमाग से अभी, ये क्या कहते हैं यार, अप्रोप्रिएशन बिल, यही ना? अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं उसका। हाँ, ये उपासना तिवारी आपका सही है। अप्रोप्रिएशन बिल वो होता है, अप्रोप्रिएट माने क्या होता है, किसी खर्चे में या तो कुछ जरूरत है तो उसके हिसाब से हमने अप्रोप्रिएशन बिल, बट ये भी फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल के टाइप में ही आता है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल, ये बिल हमें नहीं लगता है कि आपके लिए कहीं पूछा जाएगा, और अगर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता आपको ये कहीं काम आएगा। ठीक है, अब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल, मान लो हमारे हमारे देश में 10 लाख जो है स्टाफ है, उन सब की सैलरी कहाँ से निकलती है? संचित निधि से, जो आपने हिंदी में बोला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, समझ लो इसको बस। अब इसको, इसमें से जो पैसा निकालना है ना, उसके लिए ये विनियोग विधेयक कहते हैं उसे, उस बिल को पास करना पड़ेगा। समझ में आया आपको अप्रोप्रिएशन बिल को? कोई दिक्कत इसमें? समझी आपने जो पूछा था, ये सवाल समझ में आया कि ये संचित निधि की यस सैलरी सर। हो या कुछ भी काम हो, उसको देने के लिए ये जरूरी है, अप्रोप्रिएशन बिल पास करके ही निकालेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज का प्रोविजन है, किसी को सैलरी देनी है, कुछ बजट खरीदना है, डिफेंस बजट बढ़ाना है, कुछ एरोप्लेन खरीदने हैं या फाइटर जेट खरीदने हैं, सबका अलग अलग बिल पास करना पड़ता है। क्लियरली दिमाग में रख लेना। ओके। तो ये काम जो है अप्रोप्रिएशन बिल का है, विनियोग विधेयक जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। सारे पार्लियामेंट का पूरा पार्ट आप लोग रिवीजन करके एक जगह नोट्स सेंड करना, देखते हैं कौन है वो बहादुर बच्चा जो सेंड करता है। और दोनों वीडियो का लिंक मैंने काफी पहले भेजा था, आई थिंक मैं अभी भी भेज दूंगा। अदरवाइज संकेत प्लीज रीसेंड द लिंक इन द ग्रुप, और उपासना तिवारी। ठीक है, सर ये फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे में ही इंट्रोड्यूस होता है या फर्स्ट फरवरी को इंट्रोड्यूस होता है? फरवरी फर्स्ट वर्किंग डे क्या हो सकता है, आप ही बताइए। फर्स्ट फरवरी ही तो होगा पहला सर अगर वर्किंग डे। उस दिन छुट्टी हो गया तब? पार्लियामेंट में छुट्टी से कोई लेना देना नहीं होता, आप देखती हैं संडे को भी बहस चलता रहता है, और उसके टाइमिंग का भी कोई लेना देना नहीं है। वो रात के 10 बजे तक भी यस बहस सर। चलता है किसी भी। ठीक है, इमरजेंसी अगर सिचुएशन है तो 2 बजे रात को भी बैठक बुलानी पड़ सकती है। ओके सर। पार्लियामेंट के केस में कोई टाइमिंग नहीं होता है, वो कोई ऑफिस नहीं है ना। पार्लियामेंट जब जरूरत पड़ेगी स्पीकर के ऑर्डर से या उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर से वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर डाउट्स आपके भी क्लियर हो गए होंगे।